क्या होगा अगर मतलब कोई आपसे कहे कि अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना सिर्फ पैसों के नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही खराब वित्तीय फैसला सुनने में तो काफी अजीब लगता है ना? इतना खराब कि शायद एक साधारण सा सेविंग्स अकाउंट भी आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे दे, और फिर भी मतलब लोग इन पैनल्स के दीवाने हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे की वजह काफी दिलचस्प है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम ऊर्जा प्रणालियों यानी एनर्जी सिस्टम्स की एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया में उतर रहे हैं जहां बिजली का मतलब सिर्फ वॉट और वोल्ट नहीं है। सही कहा आपने। ये चर्चा इस बारे में है कि कैसे एक घर का सोलर सिस्टम, एक कायाकिंग करने वाले पर्यटक, एक ब्लेंडर में बनी स्मूदी और जटिल कंप्यूटर मॉडल्स आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा मिशन इस सवाल की तह तक जाना है कि आखिर ऊर्जा प्रणाली है क्या। और ये सवाल ना जितना सीधा लगता है असल में उतना है नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब अक्सर हम ऊर्जा को सिर्फ एक प्लग और स्विच तक सीमित मान लेते हैं। दीवार पर एक बटन दबाया और कमरे में रोशनी हो गई। ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही सीधा गणितीय रूप से काम करने वाला इंजीनियरिंग का ढांचा है। हाँ, हम तो बस अपना बिजली का बिल भरते हैं और बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन आज हमने जिन रिसर्च पेपर्स और अल्बर्टा विश्वविद्यालय के सेमिनार के डेटा का विश्लेषण किया है, वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। ये एक जीवित सांस लेने वाले पारिस्थितिक तंत्र की तरह है। मतलब एक इकोसिस्टम। हाँ, इसमें तकनीक तो है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र, इंसानी आदतें और पर्यावरण का एक ऐसा उलझावा जाल भी है जो किसी भी एक फॉर्मूले से नहीं सुलझता। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। किसी विशाल नेटवर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे उसके सबसे छोटे हिस्से से देखना शुरू किया जाए ना? बिल्कुल, एक माइक्रो स्तर से। हाँ, और हमारे डेटा में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है जो एक व्यक्ति के गराज पे लगे 7.6 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर सिस्टम के बारे में है। हाँ, ये जो 7.6 किलोवाट का सिस्टम था, इसे एक औसत घर की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओके। अगर हम वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकारी रिबेट यानी 30% की छूट मिलने के बाद भी इस सिस्टम को लगाने की कुल लागत लगभग $13,230 आई, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। और यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है मौसम का गणित। बिल्कुल। मतलब जब हम ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आसमान में सूरज किस कोण पर है ना? मई से जुलाई के बीच जब दिन लंबे होते हैं तो ये सिस्टम घर की जरूरत से कई ज्यादा बिजली बनाता है। हाँ, गर्मियों में तो ये बहुत शानदार काम करता है। लेकिन फिर नवंबर से फरवरी का समय आता है, कड़कड़ाती सर्दियां, छोटे दिन और पैनलों पर जमी हुई बर्फ की मोटी परत। और तब क्या होता है? इन महीनों में बिजली का उत्पादन लगभग न के बराबर हो जाता है, ठीक उसी समय जब घर को गर्म रखने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। सही बात है। और इस मौसमी उतार चढ़ाव का सीधा असर अर्थशास्त्र पर पड़ता है। अगर हम पूरे साल का औसत निकालें ना, तो इस सिस्टम से हर महीने केवल $70 के आसपास की बचत हो रही है। सिर्फ $70? हाँ, आप सोचिए, अगर कोई $13,000 निवेश कर रहा है और उसे ये रिटर्न मिल रहा है, तो निवेश पर रिटर्न, जिसे हम ROI कहते हैं, वो मुश्किल से 4% के आसपास बैठता है। बाप रे! मतलब केवल पैसे बचाने के लिहाज से देखें तो ये किसी भी पारंपरिक वित्तीय सलाहकार के लिए एक बहुत ही कमजोर सौदा है। एकदम कमजोर सौदा है, लेकिन फिर भी लोग उसे खरीद रहे हैं। और इसका कारण वो नहीं है जो अर्थशास्त्री सोचते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं। रिसर्च में एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट सामने आया है जिसे नर्ड वैल्यू यानी नर्ड वैल्यू का नाम दिया गया है। हाँ, नर्ड वैल्यू, ये बहुत ही कमाल का विचार है। मतलब ऊर्जा अब सिर्फ एक सर्विस नहीं रह गई है, ये एक शौक, एक वीडियो गेम या एक मनोरंजन का साधन बन गई है। ये नर्ड वैल्यू का जो विचार है ना, वो ऊर्जा प्रणालियों के साथ मानवीय मनोविज्ञान के जुड़ाव को दिखाता है। केस स्टडी में उस व्यक्ति का उदाहरण है जो अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप के जरिए लगातार ट्रैक कर रहा है कि उसके पैनल कितनी बिजली बना रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा वो सूर्य ग्रहण के दौरान अपने बेसमेंट में बैठकर स्क्रीन पर उत्पादन के ग्राफ को नीचे गिरते हुए देख रहा था और रोमांचित हो रहा था। बिल्कुल, ये किसी ऐसे महंगे गैजेट को खरीदने जैसा है जो सिर्फ पैसे नहीं बचाता बल्कि आपको अंतहीन डेटा और खेलने के लिए एक खिलौना भी देता है। हाँ, और सर्दियों की छुट्टियों में बॉक्सिंग डे के दिन वो व्यक्ति छत पर जाकर पैनलों से बर्फ साफ कर रहा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि बर्फ हटाने के ठीक बाद उत्पादन कितने वॉट बढ़ जाता है। तो आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस डेटा के साथ प्रयोग करने के मजे के लिए रोजाना एक कप कॉफी के बराबर कीमत चुकाने को तैयार है,
तो वो 4% का उबाऊ वित्तीय रिटर्न अचानक 19 या 20% के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रिटर्न में बदल जाता है। वाह, मतलब ये दिखाता है कि जब इंसान सिस्टम का हिस्सा बनता है तो कैसे ये तर्कसंगत आर्थिक मॉडल फेल हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन इस माइक्रो सिस्टम की एक बहुत बड़ी सीमा भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से असल जटिलता शुरू होती है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है, मतलब अगर लोग अपने सोलर पैनल से इतनी बिजली बना रहे हैं और उन्हें अपने उत्पादन पर इतना ही कंट्रोल है, तो हम इस विशाल बिजली ग्रिड को पूरी तरह से काट क्यों नहीं देते? हम पूरी तरह से ऑफ ग्रिड क्यों नहीं हो सकते? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब ये है कि अगर कोई पूरी तरह से ग्रिड से कटना चाहता है तो उसे उस ऊर्जा को स्टोर करना पड़ेगा ना। हाँ, बैटरी वगैरह में। जैसा कि हमने अभी बात की, गर्मियों में अतिरिक्त बिजली बनती है और सर्दियों में कुछ नहीं। तो ऑफ ग्रिड होने का मतलब है कि गर्मियों की उस फालतू ऊर्जा को बैटरी में जमा करके सर्दियों के महीनों के लिए बचा कर रखना होगा, जिसे सीजनल स्टोरेज या मौसमी भंडारण कहते हैं। हाँ, और तकनीकी रूप से यही सबसे बड़ी बाधा है। आज की जो लिथियम आयन बैटरियां हैं, जैसे कि टेस्ला पावरवॉल, वो कुछ घंटों या एक दिन के बैकअप के लिए तो बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन महीनों तक ऊर्जा जमा रखने के लिए एक आम घर को सैकड़ों पावरवॉल बैटरियों की जरूरत होगी। सैकड़ों। हाँ, इसका मतलब है कि घर के पीछे एक पूरा शिपिंग कंटेनर सिर्फ बैटरियों से भरा होना चाहिए। और उस विशाल ढांचे का इस्तेमाल साल में सिर्फ एक बार सर्दियों के दौरान होगा। वो तो बहुत ही अजीब है। और इसकी लागत लाखों डॉलर में जाएगी, जो आर्थिक और भौतिक दोनों ही रूपों में लगभग असंभव है। इसलिए वो स्वतंत्र दिखने वाला सोलर सिस्टम भी सर्दियों की रात में खुद को चालू रखने के लिए उस विशाल केंद्रीय ग्रिड पर ही निर्भर करता है। समझ रही हूँ। तो अगर एक घर की बैटरी से काम नहीं चलेगा और हम सर्दियों की उस भारी मांग के लिए ग्रिड पर ही निर्भर है, तो हमें ये देखना होगा कि ग्रिड को वो भारी मात्रा में बेस लोड बिजली कहाँ से मिलती है। बिल्कुल, और इसके लिए हमें घरों से बाहर निकलना होगा। हाँ, एक घर की छत से निकलकर अब हमें भारी उद्योगों की ओर जाना होगा, अथाभास्का क्षेत्र के ऑयल सैंड्स की दुनिया में। ये ऊर्जा निष्कर्षण का एकदम मतलब महास्तर है। ऑयल सैंड्स का पैमाना किसी की भी कल्पना से परे है। ये पारंपरिक तेल के कुओं की तरह नहीं है जहां जमीन में पाइप डाला और तेल बाहर आ गया। तो ये कैसे काम करता है? ये ओपन पिट माइनिंग है, यानी खुली खदानें। विशालकाय मशीनें जमीन से उस रेत को खोदकर निकालती हैं जिसमें भारी तेल, जिसे बिटुमेन कहते हैं, वो फंसा होता है। और मैंने पढ़ा है कि निष्कर्षण की ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। उस रेत को खदानों से निकालकर अत्यधिक गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि एक स्लरी तैयार की जा सके, है ना? हाँ, एक स्लरी बनाई जाती है। लेकिन इसके बाद जो चुनौती आती है वो किसी भी इंजीनियर के लिए एक बुरा सपना है। इसे मिडलिंग स्ट्रीम कहा जाता है। अच्छा, तो ये मिडलिंग स्ट्रीम असल में है क्या? मिडलिंग स्ट्रीम वो चरण है जहां पानी रेत के अत्यंत बारीक कण, जिसे हम क्ले या मिट्टी कह सकते हैं, और तेल की सूक्ष्म बूंदें आपस में एक एमल्शन बना लेती हैं। ये तीनों तत्व रासायनिक और भौतिक रूप से इस कदर एक दूसरे में उलझ जाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भी इन्हें अलग नहीं कर पाता। ये तो कुछ ऐसा है जैसे मतलब आपने एक ब्लेंडर में अलग अलग फलों और पानी को डालकर एक बिल्कुल चिकनी स्मूदी बना दियो। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल स्मूदी की तरह। और अब अगर कोई कहे कि उस स्मूदी में से पानी, स्ट्रॉबेरी के रस और केले के कणों को वापस उनके मूल रूप में अलग कर दो, तो ये तो लगभग असंभव सा लगता है। एकदम सही। और उसी स्मूदी को वापस अलग करने के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा और रसायनों की जरूरत पड़ती है। तेल की बूंदें मिट्टी के कणों के साथ चिपक जाती हैं। तो इस चिपचिपाहट को तोड़ने के लिए सॉल्वेंट्स और अत्यधिक ताप का उपयोग किया जाता है। और जब वो भारी तेल अंततः अलग हो जाता है तो वो इतना गाढ़ा होता है कि सीधे पाइपलाइन में बह ही नहीं सकता। फिर उसका क्या करते हैं? उसे रिफाइनरी में ले जाकर क्रैकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अच्छा, क्रैकिंग। हाँ, मतलब अत्यधिक दबाव और तापमान का उपयोग करके हाइड्रोकार्बन की लंबी जंजीरों को तोड़ा जाता है ताकि उसे पेट्रोल या जेट फ्यूल में बदला जा सके। बाप रे! तो इस पूरी प्रक्रिया में जमीन, पानी और ऊर्जा का तो भारी दोहन होता है। बिल्कुल, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक और परिप्रेक्ष्य है जो अक्सर हमारी इंजीनियरिंग की किताबों में नहीं मिलता। पारंपरिक स्वदेशी समुदायों के मेडिसिन व्हील की शिक्षा। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पहलू है। ये विचार कि हर चीज एक चक्र में चलती है, ये एक बहुत ही आवश्यक दृष्टिकोण है, क्योंकि औद्योगिक दुनिया ने हमेशा ऊर्जा को एक सीधी रेखा में देखा है। जमीन से निकालो,
इस्तेमाल करो और धुएं या कचरे के रूप में छोड़ दो। हाँ, एक वन वे स्ट्रीट की तरह। लेकिन स्वदेशी परिप्रेक्ष्य हमें बताता है कि ये एक चक्र है। जब आप ओपन पिट माइनिंग के लिए हजारों एकड़ जमीन खोदते हैं या नदियों का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उस चक्र को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जिसका मतलब है भूमि सुधार या रिक्लेमेशन। बिल्कुल। और उन विशाल टेलिंग्स तालाबों का प्रबंधन जिनमें मिडलिंग स्ट्रीम से निकला जहरीला और प्रदूषित पानी भरा होता है। हमें ये भी देखना होगा कि इसका असर उन समुदायों पर क्या पड़ रहा है जो नदियों के बहाव क्षेत्र में नीचे की ओर यानी डाउनस्ट्रीम रहते हैं। सही कहा। ऊर्जा केवल एक कमोडिटी नहीं है, ये एक सामाजिक समझौता है जिसमें समाज और पर्यावरण दोनों की कीमत शामिल है। और इसीलिए उन आवाजों को शामिल करना जरूरी है जो ऐतिहासिक रूप से वहां नहीं रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो फॉसिल फ्यूल का ये निष्कर्षण बहुत भारी, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह और काफी जटिल है। इसमें तो कोई शक नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब ये तो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए ना। नदी पर एक कंक्रीट का बांध बनाओ, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी और बिजली बनेगी। कोई धुआं नहीं, कोई रसायन नहीं। ये तो एकदम रामबाण इलाज होना चाहिए ना। ये ऊर्जा की दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है कि स्वच्छ का मतलब सरल होता है। अच्छा। हाँ, और कनानास की इस घाटी का उदाहरण इस सरलीकरण की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। हाँ, यहाँ के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। मैंने देखा कि कनानास किस घाटी में 4 हाइड्रो प्लांट है जो कुल मिलाकर 54 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। सही है। अब संदर्भ के लिए देखें तो कैलगरी जैसे शहर की बिजली की मांग लगभग 1400 मेगावाट है। तो 54 मेगावाट तो बहुत ही छोटी क्षमता है, बहुत ही कम है। एक इंजीनियर के नजरिए से देखें तो इसका काम एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब शहर में सबसे ज्यादा बिजली की मांग हो, जिसे पीक पावर कहते हैं, तब बांध के दरवाजे खोलो और टरबाइन चलाकर ग्रिड को सहारा दो। सिद्धांत रूप में तो यही होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस पूरे हाइड्रो सिस्टम की उपयोगिता, जिसे हम कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं, वो केवल 30% से 36% के बीच है। बस इतना? हाँ, ये अपनी पूरी क्षमता से काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ ऊर्जा पैदा करने के लिए आजाद नहीं है। ये गैर ऊर्जा कारकों के एक बेहद जटिल जाल में बंधा हुआ है। अच्छा, तो वो कारक क्या है? सबसे बड़ा कारक तो मुझे लगता है बाढ़ नियंत्रण का है ना? बिल्कुल। 2013 में कैलगरी और ट्रांस कनाडा हाईवे में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, उसके बाद से इस बांध का प्राथमिक काम ही बदल गया है। तो अब वो बिजली बनाने से ज्यादा कुछ और कर रहा है। हाँ, बाढ़ के उस अनुभव ने पूरे सिस्टम के संचालन को बदल दिया। अब बैरियर झील, जो इस बांध का रिजर्वायर है, उसे जानबूझकर लगभग खाली रखा जाता है। खाली रखा जाता है? हाँ, ये बिजली बनाने के लिए पानी का भंडारा नहीं कर रहा, ये एक विशाल स्पंज या सोखते की तरह काम कर रहा है, ताकि अगर अचानक भारी बारिश हो या पहाड़ों से बर्फ पिघलकर तेजी से नीचे आए, तो झील उस अतिरिक्त पानी को सोख सके और कैलगरी शहर डूबने से बच जाए। ओह, ये तो बहुत जरूरी काम है। लेकिन अगर झील को खाली रखा जाएगा तो टरबाइन घुमाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? यही तो पहेली है। हाँ, और अगर ये काफी नहीं था तो पर्यटन वाला हिस्सा तो मुझे और भी अजीब लगा। विडोमेकर रैपिड्स। हाँ, विडोमेकर रैपिड्स का मामला तो और भी दिलचस्प है। मतलब दिन के ज्यादातर समय इन रैपिड्स में पानी केवल टखनों तक होता है, लेकिन फिर दिन में कुछ खास समय पर अचानक पानी का स्तर 1 या 2 मीटर बढ़ जाता है और नदी उफान पर आ जाती है। और ये बिजली की मांग के कारण नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि शहर में लोगों ने अपने ओवन और हीटर चालू कर दिए हैं। ये जानबूझकर इसलिए किया जाता है ताकि स्थानीय कयाकर्स और वाइट वाटर राफ्टिंग करने वाले पर्यटक नदी में अपने रोमांच का मजा ले सके। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति है। मतलब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये तो ऐसा हो गया कि आपके पास करोड़ों रुपए की एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है, लेकिन आप उसे तभी चला सकते हैं जब स्थानीय कयाकर्स आपको अनुमति दें। हाँ बिल्कुल। और साथ ही उस स्पोर्ट्स कार को पूरे शहर को बाढ़ से बचाने का काम भी करना है। एक पावर प्लांट का मुख्य काम पावर बनाना रही नहीं गया है। और इसी नदी में मतलब एक तीसरा आयाम भी जुड़ जाता है, पर्यावरण और जीव विज्ञान का। आप अपनी मर्जी से पानी के स्तर को अचानक बढ़ा या घटा नहीं सकते ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ठंडे पानी की झीलों और नदियों में विशिष्ट बायोजोन होते हैं। बायोजोन। हाँ, ये तापमान और गहराई का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। मछलियां और सूक्ष्म जीव एक निश्चित गहराई पर रहते हैं और अपना भोजन तलाशते हैं।
अगर आप बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अचानक बहुत सारा पानी छोड़ देते हैं या पानी रोक लेते हैं तो वो पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ओह, पानी का तापमान बदल जाएगा और मछलियों के आवास खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिसे हम गुरुत्वाकर्षण और कंक्रीट का एक साधारण इंजीनियरिंग चमत्कार समझ रहे थे, वो असल में कैलगरी शहर को बाढ़ से बचाने, पर्यटन उद्योग को जिंदा रखने और मछलियों के आवास को संरक्षित करने के बीच संतुलन बिठाने की एक दैनिक जद्दोजहद है। एकदम सही। अगर महज 54 मेगावाट के छोटे से पनबिजली संयंत्र में इतनी परस्पर विरोधी मांगें और इतनी राजनीति है, तो जरा सोचिए हम भविष्य के लिए पूरी दुनिया की ऊर्जा नीतियों की योजना कैसे बना सकते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह की जटिलता को कोई भी इंसानी दिमाग एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, और यहीं पर कंप्यूटर मॉडलिंग की भूमिका सामने आती है। जैसे कि वो मॉडल जिसका हमने डेटा में जिक्र देखा था। हाँ, विशेष रूप से GCM यानी ग्लोबल चेंज एनालिसिस मॉडल जैसे विशाल सिमुलेशन मॉडल्स। ये कोई साधारण सी स्प्रेडशीट नहीं है, ये लाखों चरों का एक नेटवर्क है जो ऊर्जा, भूमि, जलवायु और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच के इंटरैक्शन को वर्ष 2100 तक 5 वर्षीय चरणों में सिमुलेट करता है। और ये मॉडल जो दिखाता है ना, वो कई बार हमारे सामान्य ज्ञान के बिल्कुल उलट होता है। पहले के मॉडल बहुत सीधे होते थे। वे मान लेते थे कि अगर एक सरकार तय करती है कि हम नया हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे तो वो निश्चित मात्रा में बिजली देगा। हाँ, पहले यही माना जाता था। लेकिन शोधकर्ताओं ने इस मॉडल में एक अहम बदलाव किया। उन्होंने एंडोजिनस हाइड्रो का कॉन्सेप्ट लागू किया ना। हाँ, एंडोजिनस हाइड्रो। इसका मतलब है कि उन्होंने पनबिजली के विस्तार को वास्तविक दुनिया के अर्थशास्त्र और बाजार की ताकतों के अधीन कर दिया। तो उन्होंने असल दुनिया का डेटा डाला इसमें। बिल्कुल। उन्होंने मस्क्रैट फॉल्स या साइट सी जैसी वास्तविक परियोजनाओं के डेटा को मॉडल में डाला, जहां निर्माण में होने वाली देरी के कारण लागत अनुमान से कई गुना बढ़ गई थी, जिसे हम कॉस्ट ओवररन कहते हैं। तो जब इस महंगे हाइड्रो पावर के डेटा को पूरे वैश्विक मॉडल में डाला गया तो क्या हुआ? तो अर्थशास्त्र का एक बुनियादी नियम लागू हो गया, जिसे हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। कीमतों का असर। हाँ, जब हाइड्रो पावर परियोजनाएं बजट से बाहर जाने लगी तो यूटिलिटी कंपनियों को वो कर्जा चुकाने के लिए बिजली की दरें बढ़ानी पड़ी। समग्र रूप से ग्रिड की बिजली महंगी हो गई। अच्छा। अब जब बिजली की कीमतें आसमान छूने लगी तो उद्योगों और आम घरों ने इसके प्रति प्रतिक्रिया दी। तो इस सब का क्या मतलब है? उनकी प्रतिक्रिया ये तो नहीं थी कि वे खुशी खुशी पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा बिल भरेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण से जिन लोगों को इलेक्ट्रिक कारें या घरों के लिए इलेक्ट्रिक हीट पंप खरीदने थे, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। क्योंकि बिजली महंगी थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी भट्टियों में प्राकृतिक गैस और कोयले को जलाना ही जारी रखा। ओह, वाओ! क्या इसका मतलब ये है कि ये मॉडल कोई भविष्य बताने वाला क्रिस्टल बॉल नहीं है, बल्कि ये परीक्षण करने के लिए एक सैंडबॉक्स है कि हमारी नीतियां बैकफायर कैसे कर सकती हैं? एकदम सही पकड़े आप। ये अनपेक्षित परिणाम या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक स्वच्छ ऊर्जा परियोजना जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बनाई गई थी, उसकी आर्थिक विफलता ने वास्तव में लोगों को जीवाश्म ईंधन से जुड़े रहने पर मजबूर कर दिया। मॉडल हमें ये नहीं बताते कि भविष्य क्या होगा, वे बस हमें ये दिखाते हैं कि हमारे फैसले कैसे काम करेंगे। और वे ये भी बताते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी बाधाएं तकनीकी नहीं हैं। तो फिर क्या है? सबसे बड़ी बाधाएं मौजूदा जीवाश्म ईंधन के बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा के बीच का जो संक्रमण है, उसमें है। ये एक बहुत ही गहरी सीख है। हम अक्सर तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सोलर सेल की दक्षता कैसे बढ़ाएं या टरबाइन के ब्लेड कैसे डिजाइन करें। लेकिन वो जो संक्रमण काल है, वो अर्थशास्त्र, इंसानी आदतों और बाजार की ताकतों से भरा हुआ है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये जंगल बनाम पेड़ देखने जैसा है। फॉरेस्ट वर्सेस ट्रीज। हाँ। ऊर्जा संक्रमण केवल एक इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, ये एक मानवीय समस्या है। जब एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलाव होता है तो पुरानी ऊर्जा प्रणालियों पर निर्भर समुदायों में रोजगार का नुकसान होता है, उनका विस्थापन होता है। सही बात है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम छोटी तकनीकी बारीकियों यानी पेड़ों को देखते हुए इस बदलाव के विशाल सामाजिक और मानवीय प्रभावों यानी पूरे जंगल को देखना ना भूल जाएं। बिल्कुल। और आज की इस लंबी चर्चा के बाद एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में कौंध रहा है। अच्छा, वो क्या है? हमने कनानास की इस घाटी में देखा कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग के आनंद या मछलियों के आवास जैसी चीजों को
मेगावाट या डॉलर के पैमाने पर मापना कितना मुश्किल है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। आज के हमारे कंप्यूटर मॉडल जैसे कि GCAM बहुत शक्तिशाली हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और कार्बन चक्र की गणना कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी मानव भावनाओं, सांस्कृतिक इतिहास या किसी नदी से किसी समुदाय के जुड़ाव को डेटा में नहीं बदल सकते। सही कह रही हैं आप, क्योंकि मानवीय अनुभव को गणितीय फॉर्मूले में बांधना अभी भी विज्ञान की पहुंच से बाहर है। लेकिन जरा भविष्य की कल्पना करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जिस तेज गति से विकसित हो रहे हैं, क्या आने वाले दशकों में हमारे पास ऐसे सुपर मॉडल्स होंगे जो हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर एक वॉट की सटीक मानवीय और सांस्कृतिक कीमत की गणना कर सकेंगे? वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। सोचिए, अगर भविष्य में हमारे घर के बिजली बिल में सिर्फ डॉलर का खर्च न लिखा हो, बल्कि उसमें वो सांस्कृतिक कीमत भी जुड़कर आने लगे। अगर वो बिल हमें साफ साफ बताए कि हमारा एयर कंडीशनर 24 घंटे चलने से किस दूरस्थ इकोसिस्टम ने कितनी कीमत चुकाई है, तो क्या दुनिया के ऊर्जा उपभोग करने का तरीका हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं है, ये इस बात की कसौटी है कि हम अपनी ऊर्जा के प्रति कितने जवाबदेह होने के लिए तैयार हैं। और शायद यही वो सवाल है जो आने वाले कल के ऊर्जा प्रणालियों की असली दिशा तय करेगा।